अहमदाबाद में विमान हादसे लेकिन हमको इस वक्त ये अपनी भोली वाली जनता को ये बताना है कि इस क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। ये जो नौकरशाही टीम है, इनको ना तो कोई एक्सपीरियंस है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल टीम बनाई है, इनमें किसी एक आदमी को एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं, बातचीत का नहीं पता। अब ये नौकरशाही टीम जो है, ये कैसे अपने अंदाजे से या सपने से बनाएंगे रिपोर्ट और क्या करेंगे। इसी की गलती की वजह से सर सब कुछ हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, लेकिन उससे क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल पाएगा। पायलट मर गया, उनको मलबा डाल दो। ये पायलट ने ये गलत कर दी, उसने ये बटन की जगह ये दबा दिया, फ्लैप की जगह गेयर उठा दी, गेयर की जगह फ्लैप हटा दी है। मेरे पास एविडेंस है, सबूत है मेरे पास। मैं दिखाऊंगा पीछे इन्होंने इंक्वायरियाँ कैसे करी है और कैसे जनता को, बोली वाली जनता को इन्होंने धोखे से बता दी ये क्रैश कैसे हो। गवर्नमेंट का क्या रोल लगता है सर आपको। मैंने इनको फ़ोन करा, चीफ ऑपरेटिंग को टाइम नहीं दिया। उन्होंने एक और आदमी भेज दिया गोरा मेरे से बात करने के लिए। 300 करोड़ हम व्हील चेयर के लिए खर्च कर सकते। मैं क्या, मैं तेरे को 500 करोड़ देने को, आर यू रेडी टू, मरने को तैयार हो। जब मैं कृपान निकाली, मैं कभी मारता हूँ तेरे को। हम जब गांव में होते थे तो ऊपर हवाई जहाज को उड़ता हुआ देखते थे, लगता था, मन करता था कि यार कभी इसमें बैठेंगे। हर किसी का एक सपना होता है कि यार हम भी कभी जहाज में बैठेंगे। अभी कुछ दिन पहले सडनली एक खबर आती है, बहुत ही दुखद दुर्घटना। एक विमान क्रैश हो जाता है अहमदाबाद में। 3 रिएक्शन आती हैं लोगों की। फर्स्ट कि कैप्टन की गलती रही होगी। सेकंड कि नहीं, प्लेन ही ठीक नहीं था। थर्ड कि जो गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं कि नहीं, इसमें गवर्नमेंट का जरूर कुछ ना कुछ आता है, सेफ्टी प्रॉपर नहीं की गई थी इसलिए शायद ये हादसा हुआ। सबके अपने अपने फीडबैक्स हैं, मुझे भी कुछ नहीं पता। जैसा मीडिया ने दिखाया वो चीज़ें मान ली, जो चीज़ें छिपाई गई वो कभी सामने आई नहीं। फाइनली मुझे एक ऐसे इंसान मिले जो इस बारे में उनसे डिटेल इन्फॉर्मेशन शायद ही कोई इंडिया में रखता होगा। आज हमारे साथ हैं कैप्टन SS पानेसर सर। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मेहरबानी। जो भी बातें होंगी हो सकता है कुछ लोगों को कड़वी लगें, बट सच होंगी। सर जैसे ही ये खबर आई आपका क्या रिएक्शन था। देखिए, ये तो बड़ी दुखद बात है जो हमने ये खबर सुनी। सारे भारतवासियों के लिए, दुनिया में लोगों में ये बड़े अफसोस की बात है। इतने आदमियों की मौत एक मजाक की बात नहीं है। लेकिन हमको इस वक्त ये अपनी भोली वाली जनता को ये बताना है कि इस क्रैश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है। एग्जैक्टली रीज़न क्या होता। मैं सर, मेरे हिसाब से सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चेयरमैन है श्री चंद्रशेखर जी, उनके ऑपरेटिंग अफसर और उनके चीफ डायरेक्टर जो है इंजीनियरिंग के, इनकी अपनी किताबों के हिसाब से इनकी सेफ्टी की, सुरक्षा की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ, इन तीनों को पहले जब तक बिठाया ना जाए कमरे से, इनसे पूछा, इनके एक्शन ना हो, ये कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन हैरानगी की बात है कि इन्होंने कोई अपने चंद्रशेखर जी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अंग्रेज़ों के बादशाह ने इनको एक डेकोरेशन दी जिसका नाम था नाइट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जैसे भारत होता था वो दिया इनको। जी, और आज इतने आदमी मर गए जिसमें 53 आदमी थे जो कि इंग्लैंड के नेशनल थे, वहाँ के वासी थे। जी, और इनमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मेडल जो है वो वापस कर दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी मिली है इनके, ये किस लिए इनको मेडल दिया गया, लेकिन इन्होंने कोई अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं कुछ बताना, जब पीछे कुछ साल पहले हमारे रेल दुर्घटना हुई थी अम्बाला के पास, उससे 200 आदमी मर गए थे। एक हवाई जहाज की दुर्घटना हुई थी दिल्ली में, उसे मरा कोई नहीं था, जहाज भी सही था, लेकिन दोनों श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने और माधवराव सिंधिया ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए कहते मैं मंत्रीशिप से रिजाइन कर रहा हूँ। लेकिन ये जो आदमी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। इसमें इससे पहले कि हम बात बताएं कि क्रैश कैसे हुआ, वो मैं बाद में बताऊंगा। जी,
देखिए इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक नहीं ली कि हम क्या करेंगे, इसके आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। सर अगर मैं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ, अभी कुछ गलत हो जाता है और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये डर है कि यार लोग मुझे रिस्पॉन्सिबल मान लेंगे। क्या इस बात का डर है इन लोगों को? या इन्होंने कहा कि यार जो रिस्पॉन्सिबल थे शायद उन लोगों को तो हमने बर्खास्त कर दिया, उन लोगों को तो हमने सस्पेंड कर दिया, तो जो अब हम रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, तो हम क्यों इस चीज़ को एक्सेप्ट करें? देखिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही आपने। इसी विषय में मैंने जब ये इंसिडेंट हुआ, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। पास में इंडियन एयरलाइन जितने क्रैश मैं इन्वॉल्व था इंक्वायरियों में। मैंने एक चिट्ठी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को लिखी कि ये आप जुडिशियल इंक्वायरी करिए। ये जो नौकरशाही टीम है जी। इनको ना तो कोई एक्सपीरियंस है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल टीम बनाई है इनमें किसी एक आदमी को एविएशन का एक्सपीरियंस नहीं, बातचीत का नहीं पता। करेक्ट। अब ये नौकरशाही टीम जो है ये कैसे अपने अंदाजे से या सपने से बनाएंगे रिपोर्ट और क्या करेंगे? जब तक ये जो असली चीज़ें हैं वो पब्लिक को नहीं दिखाएंगे। जैसे कहते हैं डिजिटल फ्लाइट डाटा और ब्लैक बॉक्स जिसको कहते हैं, एक्चुअली वो संतरे रंग का कलर का होता है, ब्लैक नहीं होता। उसमें सारा रिकॉर्ड जहाज का छप जाता है कि स्पीड कितनी थी, इंजन की पावर कितनी थी, पायलट ने क्या करा, को पायलट ने क्या करा, जहाज का वेट कितना था, स्पीड, सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। और वो जो बक्सा है वो 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पिघल सकता। और वो जो चीज़ है ये पब्लिक नहीं करने दी, किसी हमारी बोली वाली जनता को बिल्कुल नहीं दिखाएंगे नौकरशाही टीम में। किसी को पता ही नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसलिए जुडिशियल एक मंत्री जी हमारे जा रहे थे घर से एयरपोर्ट, सफदरजंग के बाद कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी बेचारों की मृत्यु हो गई। एक मंत्री के बनने के उन्होंने हाई कोर्ट जज को बिठा दिया इंक्वायरी करने के लिए। पीछे जितने भी इंक्वायरी हुई जिसमें डेथ हुई है, गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी, हाई कोर्ट की जज, सुप्रीम कोर्ट की जज बिठा के इंक्वायरी करी है। जब तक ये साफ इंक्वायरी नहीं होगी हमारी बोली वाली जनता को कैसे हम देखो जो मर गए उनको तो वापस नहीं ला सकते, जी बिल्कुल। लेकिन जो बोली वाली जनता उनको ये बताए तो सही किसकी गलती थी और आगे से हम क्या करना चाहते थे, आगे से ऐसी घटना ना हो। हमारा हमारा इस वक्त यही काम है कि अच्छी इंक्वायरी करी जाए, पूरा देखा जाए जहाज की गलती थी, बोइंग कंपनी की गलती थी या पायलट की गलती, किसी की भी गलती हो सकती है। हम नहीं मान बिल्कुल सही, ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। और उस जब सच्चाई आएगी तभी आप जैसे मैं एक्सपीरियंस और बड़े एक्सपीरियंस आज मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, वो सब बैठ के हम सोचेंगे आगे से कैसे अवॉइड करा जाए। इसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब क्या बताऊँ, ये नौकरशाही टीम को किसी ने अभी ये नाम दिया है ऑपरेशन घूंघट। ये घूंघट में ये इंक्वायरी होगी, इनको कुछ पता नहीं है। ये चीज़ें हम बताएंगे जब ये जुडिशियल इंक्वायरी होगी। मेरे पास एविडेंस है, सबूत है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा पीछे इन्होंने इंक्वायरियाँ कैसे करी है और कैसे जनता को, बोली वाली जनता को इन्होंने धोखे से बता दी ये क्रैश कैसे हो गया। मैं ही करने वाला, मैं ही इंक्वायरी करने वाला, मैं ही डिसीजन लेने वाला और मैं ही फिर उसके ऊपर एक्शन लेने वाला। ये आपने बहुत अच्छी बात करी। इसी बात के बारे में आपको बता रहा है, गवर्नमेंट ने एक बहुत हाई लेवल कमेटी बिठा दी। एयर मार्शल JK सेठ उसके इंचार्ज थे, श्री PC सेन जो एयर इंडियन एयर चेयरमैन थे और खोला साहब जो डायरेक्टर, जो इनकी टीम बनाई थी, उन्होंने कहा ये बिल्कुल DG से में कोई एक्सपीरियंस आदमी नहीं इन्वेस्टिगेशन करने वाला, ये खुद इंक्वायरी करते, खुद रिपोर्ट बनाते, खुद छोड़ देते बंदे, यही ज्यूरी है, यही जज है। अब ऐसे इंक्वायरी करोगे तो आप जनता ये सच्चाई कब सामने लाओगे? हमारा काम है सच्चाई लाना ताकि आगे से ऐसे इंसिडेंट ना हो। ये बहुत दुखद इंसिडेंट हुआ है। अब इसके बारे में जो इंजीनियरिंग की गलतियां हैं, मेरे पास इतने सबूत हैं जो मैं इस वक्त सोशल मीडिया में अपनी बोली वाली जनता को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। लेकिन जब इंक्वायरी होगी, जैसे पब्लिक इंक्वायरी, उसमें हर कोई जा सकता, अपना बयान दे सकता। मैं एफिडेविट फाइल करने को तैयार हूँ जुडिशियल, लेकिन उसमें हम ये सबूत कर मैं पेश करने चाहता कि मैनेजमेंट जब से इन्होंने टाटा एयर इंडिया ली है गवर्नमेंट से, इस पीरियड में डायरेक्टर जनरल सी इनको 5 करोड़ से ज़्यादा फाइन करा है, कई वायलेशन करी है सेफ्टी की, ये करा। क्या इन्होंने मैयर क्या लिए उसका जो फाइन करा है, ठीक है, आपने क्या करा उसी फाइन के बाद? आपने अप्रूव करा?
एक किस्सा बता दें, एक पायलट थे, वो सैन फ्रांसिस्को बेंगलोर आ रहे थे लीज्ड बोइंग 777 में। जी उस बोइंग 777 में ऑक्सीजन सिर्फ 12 मिनट की है। अगर पैसेंजर फेल, कोई विंडो उड़ जाती है, हाँ कोई खिड़की उड़ जाती है, सिर्फ 12 मिनट के लिए ऑक्सीजन है पैसेंजरों के लिए। और उस 12 मिनट के अंदर पायलट को एकदम नीचे 10,000 फुट तक आना पड़ेगा, और फिर वो 10,000 फुट में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो कहता है मैं नहीं जाता क्योंकि रास्ते पहाड़ियाँ 25,000 की, मैं 10,000 कैसे आऊँगा, मेरे को दूसरा रूट दीजिए। इन्होंने कहना ये को इसी पे जाना पड़ेगा। जब उसको दूसरा रूट दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा तेल दिया गया, कुछ पैसेंजर बैगेज उतारे गए, जब वो लैंड करे इन्होंने उसकी सब्सिडी टर्मिनेट कर दी। अरे भैया उसकी बात तो सुनो, क्यों कर रहे हो सुनो, तुम अपने कानून ब्रेक कर रहे हो। डीजी को जब उसने कंप्लेंट करी तो डीजी से उनको 1,10,00,000 रुपया फाइन कर दिया। देखो फाइन करना ठीक है, लेकिन डीजी से मेयर क्या उनको रिकमेंड करेगा आगे से आप ये इसी रूट पे चलोगे या बंद करोगे कि भैया वापस करो लीज डेयर का? करेक्ट। वो किसका काम है? और इसी की गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है। अभी इन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, लेकिन उससे क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल पाएगा? हम नहीं कह रहे कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, ये आपकी गलती है। एक्चुअली बात क्या है कि पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा बैठ के एक बार इंक्वायरी करते हैं, प्रॉब्लम का पता चलता है कि ये रीजन था, तो फ्यूचर में शायद हम उस चीज से बच सकते हैं। अगर अभी हम उस चीज से बच जाएंगे कि इंक्वायरी मत करो, अच्छा इसको रिस्पॉन्सिबल बता दो, इसको रिस्पॉन्सिबल बता दो, चलो फाइन, जनता ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे, बात खत्म हो गई। ये हो रहा है। तो मैं नौकरशाही और तानाशाही के बारे में जो उन्होंने पास्ट में इंक्वायरियाँ करी हैं, आप हैरान होंगे। ये क्या अब करेंगे, ये सब बैठ के चाय कॉफ़ी पियेंगे और ये वेट करेंगे बोइंग कंपनी और एयर इंडिया को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि इनको नौकरियां चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट, इनके बच्चों को नौकरियां चाहिए। वो कंपनी, ये जो दोनों कंपनियां हैं दुनिया में सबसे अमीर कंपनी है, और ये जो एयर इंडिया है ये टाटा ट्रस्ट की है, बिलियंस ऑफ मनी। करेक्ट। वो पता नहीं अभी तक इनको सेवा करी है कि नहीं की, वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये इनके अगेंस्ट रिपोर्ट नहीं देंगे बिकॉज इनको चाहिए। हम ये चाहते हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। हम किसी के, हम डीजी से, मिनिस्ट्री या एयर इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं आगे से क्या कैसे दुरुस्ती की जाए। जो इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की जो कंट्रोल करती है एविएशन, उनका सबसे पहले मुद्दा ये है कि सब इंक्वायरियां इन्वेस्टिगेट करी जाए, आराम से इन्वेस्टिगेशन करी जाए, लेकिन पनिशमेंट ना करी सिर्फ इसलिए कि गलती किसकी हुई, पायलट की हुई, ग्राउंड स्टाफ की हुई, इंजन की, ताकि ये गलतियां आगे से ना हो और हम फ्लाइंग को इम्प्रूव करें, और जो हमारी बोली वाली जनता ट्रैवल करती है वो सेफली अपने घर जाएं, जहां उन्होंने जाना है अपने आराम से खुशी खुशी से जाएं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें 241 मर गए, कुछ ग्राउंड में मरे, कितनी दुखद बात है। अब उनको तुम कंपनसेशन दे दो 10 करोड़ 5 करोड़, उससे वो आदमी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए हमें ये चाहिए कि उनको बताया जाए कि ये गलती हुई है और आगे से हम माफ़ी चाहते हैं, ऐसी गलती नहीं हो रही, हम इम्प्रूव करेंगे अपनी सेफ्टी ऑफ एविएशन। ठीक है सर, हम ना इस बात की जो अभी दुर्घटना हुई है इसके बिल्कुल बेसिक्स पे आ जाते हैं कि अभी प्लेन रेडी हो रहा है, आपको सब इन्फॉर्मेशन है सर, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या आपको लगता है कि टेक्निकलिटी, अगर कह रहे हैं कि टेक्निकलिटी कुछ फॉल्ट रहा होगा, ग्राउंड स्टाफ का कुछ फॉल्ट रहा होगा, तो उनका क्या इसमें फॉल्ट रहा होगा? आपको लगता है कि उनका कुछ फॉल्ट है इसमें, या वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता? देखिए इसमें कई सीक्रेट चीज़ें, इंजीनियरिंग की, इंजन कहाँ और वाले किस कंपनी ने करे, कितना पैसा खाया, कितनी कमीशन लगी, ये बात की बातें हैं। ये मैं पब्लिक में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जब भी जहाज़ कहीं आता है ग्राउंड पे, पहले तो उसके ग्राउंड का इंजीनियर उसको चेक करते हैं लैंडिंग के पे कोई खराबी तो नहीं थी, वो सर्टिफिकेट देता है। उसके बाद पायलट साइन करता है सर्टिफिकेट, मैं इस इंजन की सहमत हूँ इसके साथ जो रिपोर्ट बनाई है। उसके बाद कमर्शियल वाला आता है, वो कहता है इतना लोड रखा है। अब उसने कितना लोड आगे रखा है, ये जब जहाज हवा में उड़ता है, एक पेपर होता है, एक पेपर को आगे कितना वेट रखा है, पीछे उसके हिसाब से भी फर्क पड़ता है ज़्यादा टेक ऑफ पे। वो वेट वगैरह देने के बाद पायलट अपनी स्पीडें कैलकुलेट करता है। 3 स्पीडें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक को कहते हैं V1, एक को VR, एक को V2। V1 होती है इमरजेंसी स्पीड, उसके पहले अगर कोई भी इमरजेंसी हो, इंजन फायर हो जाए, इंजन गिर जाए, कोई प्रेशर, वो अबंडन कर सकता टेका और रनवे में रोक लेगा। उसके बाद होती है VR, उसको कहते हैं रोटेशन। जब वो स्पीड आती है तो को पायलट दोनों कहते हैं VR, तो पायलट कहता है रोटेट, मतलब जहाज ऊपर उठाओ, और जब ऊपर उठाता है तो उसको पता लग जाता है कि जहाज एयरबोर्न हो गया, फिर वो उसके मुंह से ऑटोमेटिक आवाज़ निकलती है, गियर अप, पहिए ऊपर उठाओ। अब जो जहाज के पहिए जब आपने उठाओ कहते एकदम ही उठ जाते, पहले नीचे से उसके दरवाजे खुलते हैं,
उसके अंदर गियर जाता है, फिर दरवाजे बंद होते। ये प्रोसेस 30-35 सेकंड का है। ये नहीं आपने कहा गियर अब और पहिए अंदर चले गए। करेक्ट। अब पहिए अंदर गए नहीं गए, क्यों नहीं गए, ये इंक्वायरी का विषय है। हाँ। और ये सब चीज़ें इंक्वायरी के बाद पता है। लेकिन हमारे ये जो नौकरशाही कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने, सेक्रेटरी होम अफेयर सेक्रेटरी सारे बनाए, ये बताएंगे। और ये क्या करेंगे, रिपोर्ट बनाने के बाद ये अपने राइटर जो स्क्रिप्ट राइटर बनाएंगे या बॉलीवुड हॉलीवुड टॉलीवुड से वो रिपोर्ट लिखेंगे। ये रिपोर्ट भी नहीं लिख सकते। पास्ट रिपोर्ट इन्होंने एक एक्सीडेंट लिखी 800 सफ़े की। मैं इनसे पूछा तो इन्होंने एक सफ़ा भी पढ़ के साइन करा। हाँ। इनको कुछ पता नहीं। लेकिन ये रिपोर्ट बनाएंगे गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। ये जो अपना ब्यूरो के नौकरशाही है ना, इनका काम पब्लिक की सेवा करना नहीं, इनका काम है कि जो मंत्री है उनकी सेवा करनी। क्योंकि इनको 5 साल की एक्सटेंशन चाहिए, प्लम पोस्टिंग चाहिए। ये एक गुहा राय हिस्टोरियन है, उन्होंने भी बड़ा क्रिटिसाइज करा है। हमारे फॉर्मल चीफ ऑफ नेवी स्टाफ ने भी कहा है आज का जो ब्यूरोक्रेट है वो सिर्फ ये मंत्रियों की सेवा के लिए लगे हुए हैं, वो पब्लिक की सेवा करने के लिए नहीं बैठे हुए। एक हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उससे पहले ये भेजते इंग्लैंड भेजते थे इन अफसरों को ट्रेनिंग के लिए। तो किसी ने पूछा जी आप इतने पैसे क्यों खर्च करते हो? उन्हें कहा देखो ये अफसर मेरे पिलर हैं डेमोक्रेसी के, ये मेरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं। मेरे को अच्छे इंसाफ पसंद बंदे चाहिए, ट्रेंड बंदे चाहिए। या मेरे को जितना पैसा लगता है मैं देने को तैयार हूँ, मैं इनके ऊपर डिपेंड करता हूँ। लेकिन आज का जो ब्यूरोक्रेट है उसकी IAS है, पहले वाले को ICS कहते हैं, इंडियन सिविल सर्विस, ये इंडियन नेशनल सर्विस। इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने सेक्रेटरी साहब को 2 मेले भेजी, एक क्रैश से पहले 2 बार 3 मेले। मैं कह जी मैं आपको मिलना चाहता हूँ, सेफ्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में सेफ्टी का क्या हाल है? इस इंसिडेंट से पहले? हाँ जी, एक क्रैश से पहले 2 बाद में जी। 2 पहले सेक्रेटरी से मिले, उन्होंने मेरे को बुलाया। उसका PA कहता है आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, आप लिख लो जो बात करनी है। जब मैं अंदर गया मैं उनके साथ 45 मिनट बैठा रहा। और वो फ्रॉम ईस्ट इंडिया से थे जी। बहुत सुनिए थे। कभी अब पार्लियामेंट सेशन है, उसके बाद हम दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे। अब नए सेक्रेटरी साहब आ गए, उनको मेल भेजी मैंने। मैं कह जी ज़रूरत है इस वक्त सेफ्टी की बात करने के लिए। कोई जवाब नहीं आया। मैंने के सेक्रेटरी से पूछा भाई कोई पैसे वैसे लेते हैं या कोई एफिडेविट लेते हैं, बता दो, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन हमारा सेफ्टी का जो ये जो सुरक्षा का इशू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी वो तो अहमदाबाद गए, जब आएंगे हम मिलवा देंगे। इतने में एक डिप्टी सेक्रेटरी का फोन, आप क्यों मिलना चाहते हो? मैं कहा तू कौन होता है, तूने मेरा नंबर कहाँ से लिया? हाँ। आपको कहते नहीं जी मेरे को सेक्रेटरी साहब। मैं कहा जब मैंने मेल भेजी वो पढ़ के बताओ मैंने क्या लिखा, मैं क्यों मिलना चाहता हूँ? सही बात। आप क्यों बात कर रहे हैं मेरे से? नहीं जी आप वायलेट क्यों हो रहे हैं? मैं क्या इसलिए हो रहा हूँ कि आपको IAS किससे बनाया? आपने नौकरशाही कहाँ से सीखी है? पैसे दे के सीखी है? ब्यूरोक्रेसी आप UPSC से आए या नीचे से ऊपर चढ़े हो? कैप्टन आप वायलेंट हो रहे हैं। मैं कहती यस मैं वायलेंट हो रहा हूँ क्योंकि आप तरीके से बात नहीं कर रहे। मैंने सेक्रेटरी से मिलना। करेक्ट। मैं कि मैंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी मैं आप विड्रॉल करता हूँ। आई डोंट वांट टू मीट हिम, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। मैं ऐसे आदमी से जो अपने आप को खुदा समझते हैं, भगवान समझ, मैं उनसे क्या बात? भगवान से मैं तो आर्ग्यू नहीं कर सकता ना। तो ये तो भगवान बने हुए, इनको कौन आर्ग्यू कर सकता? लेकिन इस वक्त हमारा यही स्टैंड होना चाहिए, सारी पब्लिक को सेटिस्फाई करना, उनका कॉन्फिडेंस लेना। एयर इंडिया इतनी अच्छी कंपनी थी जब तक हमारे ऑनरेबल JRD टाटा के कंट्रोल में थी। जी। वो अपनी फैमिली समझते थे जी बिल्कुल। और जो एम्प्लॉइज थे उनको अपने बच्चे समझते थे। आज की ये जो है तानाशाही बन गई, मैंने ये विंडिक्टिव पॉलिसी पनिश कर देते विदाउट रीजन। एम्प्लॉय सारे डरे हैं, उनके कॉन्फिडेंस नहीं है। बाहर से टीमें बुला रखी हैं करोड़ों रुपया दे के, इंजीनियरिंग टीम, ये जो उनको आता जाता कुछ नहीं। क्या? हमारे जो अपने एम्प्लॉय है उनको आप डिमोरलाइज कर रहे हो, उनका हौसला तुम गिरा रहे हो। अगर ये कब तक चलेगा? ये जो अभी हैरानगी मेरे को सबसे बड़ी हैरानगी, कुछ दिन पहले जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर उसको 47% रेज कर दिया आफ्टर दिस क्रैश। ये खुशी में करी, किस में करी है? इनके इंक्वायरी करोगे इनकी पैसे कितना खा रहे, कितने करोड़ों इनकी तनख्वाह है, और ये क्या कर रहे हैं इनपुट एयरलाइन के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ। जब से एयरलाइन प्राइवेटाइज हुई है इस एयरलाइन बेटा हम ये तो मेरे ख्याल में हमने JRD टाटा जी तो नहीं रहे, मैं कहूँ उनकी आत्मा को भी ये चैन से नहीं सोने देंगे। JRD टाटा दुनिया में मशहूर थे कि एविएशन के फादर हैं, ये इंजीनियरिंग के इंडस्ट्री के फादर हैं, और वो पर्सनली चपरासी हो, लोडर हो, क्लीनर हो, उससे जाके हाथ मिलाते थे। ये तो इनको मिलना तो मतलब भगवान को मिल सकते, इनको मिलना बहुत मुश्किल। बहुत।
लेकिन मेरे को ये नहीं समझ आती इनको तकलीफ क्या सुनने में। प्रोफेशनल बात करो, जो तुम्हारा दिल करता करिए, लेकिन देखिए हमारी बात तो सुनिए। अब इसका एक ही तरीका है कि पब्लिक इंक्वायरी हो या जुडिशियल इंक्वायरी हो, जो प्रोफेशनल है, वेटरन है, उनका ओपिनियन लिया जाए, जी। उनसे सजेशन दी जाए भी कैसे इम्प्रूव करना है, फिर उसके बाद रिपोर्ट बनाइए। ना कि ये हॉलीवुड टॉलीवुड से आप स्क्रिप्ट राइटर ले आओगे, वो 500 रुपए की रिपोर्ट बना के आपको दे देंगे, और पब्लिक के पास इतना कॉन्फिडेंस कि 500 रुपये कौन पड़ेगा। मेरे पास रिपोर्ट पड़ी है 540 सफ़े की। अब मैं कहता सेक्रेटरी को चैलेंज करता हूँ, अगर वो एक पेज पढ़ के दिखा दे क्या लिखा है इसके अंदर। अब ऐसे हालात हैं, तुम क्या कर सकते। हम तो सिर्फ भगवान से ये अरदास करेंगे कि जो आदमी चले गए उनकी आत्मा को शांति बख्शे, और जो पीछे आदमी रह गए उनको हौसला दे, ताकि इतना बड़ा नुकसान जो फैमिली का वो टॉलरेट कर सके। यही मेरी अरदास है भगवान से, और मैं कुछ नहीं मांगता उनसे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो तानाशाही कमेटी बनाई है ऑपरेशन घूंघट, इसमें कम से कम जो पुराने डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के ग्रुप कैप्टन हाडा, उनको बुलाइए। फॉर्मर डीजी से मिस्टर M.R. शिवरमन, जो कि ब्यूरोक्रेट के अलावा पायलट भी थे जी। और बढ़िया, उन्होंने जब 320 क्रैश बेंगलुरु में पर्सनली उसमें पार्ट लिया था। अब ऐसे आदमी को बोलो, उनके ओपिनियन लीजिए कि कैसे करा जाए, जो एक्सपीरियंस है। बाकी तो हमारी पब्लिक इतनी सहन शक्ति बड़ी है, जो ये लिखेंगे उसको बिलीव कर लेंगे। ठीक सर, एक दो थ्योरी पे आते हैं। एक थ्योरी आई है कि पायलट कंफ्यूज हो गया कि गियर अप करना है या फ्लैप करना है, वो कंफ्यूज हो गया, उसकी गलती है, इसलिए शायद प्लान क्रैश हो गया। देखिए पायलट की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है, जब से वो ज्वाइन करता है उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सिमुलेटर में जाता है, ग्राउंड क्लास में जाता है, उसके रूट चेक्स होते हैं, और जब पायलट जब टेक ऑफ करता है, कुछ फ्लैप्स होते हैं हम टेक ऑफ के लिए ले, तो उससे क्या होता है कि लिफ्ट बढ़ जाती है। कोई ये स्पेशली 787 हाई टेक एयरक्राफ्ट है, इसमें जो DF सब पता लग जाएगा, उसने फ्लैप टेक ऑफ के लिए हुए थे। अब इन्होंने कोई एडवाइजर लिया, पहले वो कहता उसने फ्लैप नहीं लिए, जो इन्हें कोई एक कैप्टन लिया उसकी स्टेटमेंट तो फ्लैप नहीं लिए, फिर बाद में कहता फ्लैप लेना भूल गया। करेक्ट। जब पायलट एयरबोर्न होता है, उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है पॉजिटिव रेट ऑफ क्लाइंब, मतलब जहाज चढ़ गया, गियर अप। जब गियर अप करता है तो जो फ्लैप का लीवर होता है ना, वो एक नहीं होता ऐसे आगे कर लो, लाइक एक्सेलेटर, वो एक नॉच में फंसा होता है लीवर, उस नॉच से उसको उठा के फिर आगे करना पड़ता है। हाँ। फ्लैप सीधे नहीं जा सकते हो कर सकता। हाँ। जब उसने फ्लैप गियर अप कर, तो उसने फ्लैप उठाने की भी कोशिश करी होगी, तो उसको टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, दिमाग काम करेगा। ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बता रहे हैं पहले। और मेन मुद्दा ये मैं बता, आज भी रिजल्ट होगा ये नौकरशाही अफसरों का, जो मर जाते वो उसके बोलते नहीं। पायलट मर गए, उनको मलबा डाल दो, ये पायलट ने ये गलत कर दी, उसने ये बटन की जगह ये दबा दिया, फ्लैप की जगह गियर उठा दी, गियर की जगह फ्लैप उठा दिए। ये इनकी नेट रिजल्ट आएगा इस इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो मर गया वो ऊपर आके नहीं बोलेगा वो, और जो बच जाता है किसी क्रैश में उसको इंक्वायरी में नहीं छोड़ते। जी। आपको याद है पिक्चर दामनी, तारीख पे तारीख वो तारीख पे तारीख में मर जाएगा बेचारा। करेक्ट। एक पायलट जिसने फ्लाइट रिफ्यूज करी है सैन फ्रांसिस्को बेंगलोर, पीछे 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहा है कोर्ट में, डीजीसी के पास ये बैठे हैं अपने मजे ले रहे हैं, उनको कोई उसके एक्शन नहीं, किसी को शर्म नहीं कि उसको बुलाओ भी, ऐसे जहाज क्यों उड़ा, उसी रूट पे फिर वही जहाज चला रहे हैं। डीजीसी ने फाइन करा है कि ये पायलट की गलती नहीं, तुम इस रूट पे क्यों, ठीक रिफ्यूज करा है, लेकिन वो जहाज उसके बाद भी उड़ रहा है उस रूट पे। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी भोली भाली जनता रोकेगी, कौन रोकेगा इनको? अच्छा, ये सर रेट वाली थ्योरी आई है कि वो इंजन खराब हो गया। देखिए ये जितनी स्टोरियां आ रही है, ये लोगों के अपने अंदाजा है। वो समझ, जब तुम्हारे पास फ्लाइट जो ब्लैक बॉक्स है, उससे 200 से ज़्यादा पैरामीटर रिकॉर्ड होते हैं। पायलट की सीट कैसी, उसका हाथ कहाँ था, पावर कितनी थी, इंजन में रेट फैट जो बोल रहे हैं वो, कि हर चीज़ उसमें आ जाएगी फोल में। इसमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनको कोई पायलट झूठ भी नहीं बोल सकता कि मैंने फ्लाइट लिए थे नहीं लिए थे, वो तो उसके रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएगा। अब ये जो कहना, ये अपने अब कुछ इन्होंने बुलाए टीवी पे एंकर, अपने अंदाज़ा दे रहे हैं, अपना दे, लेकिन हम अंदाज़ा कुछ ना लगाए। ये इतना हाईटेक एयरक्राफ्ट है 787,
मैं जब बोइंग 737 उड़ाता था उससे 4 चीज़ें रिकॉर्ड होती थी, हाइट, हेडिंग, स्पीड और लैंडिंग कितनी स्पीड से लैंड करता, 4 चीज़ें। उसके बाद एयरबस 300 उससे 60 पैरामीटर थे। अब 320 और 7 में 200 से ज़्यादा पैरामीटर रिटायर होते हैं। लेकिन हमारे पब्लिक को आपने सहन शक्ति बढ़ी है हमारी जनता के पास, कुछ वो भगवान पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। मैं एक दफ़ा जा रहा दिल्ली से बॉम्बे, तो मेरा एक इंजन में लो ऑयल प्रेशर, उसकी जगह 30 सेकंड के अंदर बंद कर दो उस इंजन को। मैंने बंद कर दिया, मैं एक इंजन पे था, बॉम्बे लैंड करना, और थोड़ी देर इंजन भी वो खांसने लगा। तो मैंने एकदम अरदास करी, भगवान सच्चे पातशाह मेरी जान ले ले, मेरे 270 बंदे हैं बैठे, इनको बिठा देना। वो इंजन चल पड़ा, नंबर 1 इंजन चल पड़ा, और हमने एक इंजन पे लैंड कर गए सेफली। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे पास सहन शक्ति भी बड़ी है, भगवान पे भरोसा है। अब ये जो अपनी नौकरशाही टीम बैठी है, जिन्होंने कभी एबीसी नहीं पता यूनिवर्सिटी, वो ट्रेनिंग नहीं करी, कोई पास में इंसिडेंट नहीं हुए, वो रिपोर्ट बना के देंगे भोली जनता को, तो वो बिलीव कर लेगी। और दूसरी इनको सर्टिफिकेट हम इतने करोड़ दे रहे हैं, जेडी टाटा ने नई जो कंपनी ने कह दिया हम 500 करोड़ के शेयर इशू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये वेरी सैड थिंग। गवर्नमेंट का क्या रोल लगता है सर आपको इसमें? देखिए गवर्नमेंट का रोल ये बनता है, ऐसे जैसे पीछे इंक्वायरियाँ हुई जिसमें डेथ होती थी, एक आदमी मर जाए, 10 मर जाए, 20 मर जाए, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करते थे। वो जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर कर रही गवर्नमेंट? उनमें क्या, इसमें दिक्कत क्या है इनको, इसमें सीक्रेट क्या है? क्या ये जो पावरफुल लॉबीज है, बोइंग और एयर इंडिया, से कोई फायदा उठाना चाहते हैं? इनकी फिर इनमें गट्स नहीं कि उनके अगेंस्ट कुछ बोल जाए। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बैठाई है ना, उन सोच समझ के बैठाई। कौन है? फार्मर डायरेक्टर जनरल जो था एआईबी का, ग्रुप कैप्टन हांडा, जो कि एक्सपीरियंस थे एविएशन के, उनको बुलाओ। शिवारमन जो फार्मर डीजी से थे, जो कि पायलट भी थे, उनको फ्लाइंग का भी पूरा नॉलेज था, उनको बुलाओ। और 3-4 हमारे जैसे हैं घूम रहे, उनको बुलाओ, फिर हम सच्चाई बताएंगे, सच्चाई क्या है। इंक्वायरी का मतलब क्या होता है कि सच्चाई जानने के लिए, ताकि ये चीज़ दोबारा ना हो। सर अगर इस जगह एयर इंडिया की जगह मैं मानता हूँ कि कोई और प्राइवेट फ्लाइट होती, प्राइवेट एयरलाइन होती, क्या लगता है आपको कि अप्रोच अलग होता इंक्वायरी का? नहीं, इंक्वायरी तो गवर्नमेंट ही ऑर्डर करेगी, चाहे इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, कोई भी एयरलाइन हो। लेकिन दूसरी एयर मैंने देखा, इंडिगो में काफ़ी इंतजाम ठीक हैं, इन्वेस्टिगेशन ठीक है, उनका मेंटेनेंस भी ठीक है, काफ़ी रिकॉर्ड अच्छा। लेकिन यहाँ पे एयर इंडिया में क्या हो रहा है कि डिक्टेटरशिप हो रही, तानाशाही हो रही। एम्प्लॉइज ने कोई छोटी सी गलती करी है, उसको बुलाओ, उसको बताओ तूने क्यों करी, उसको समझाओ, वो नहीं, उसको टर्मिनेट कर देते, शाम को सैक लेटर दे देते हैं। अब ये पॉलिसी कब तक चलेगी? कब तक ये, जब तक तुम अपने जो काम कर रहे हो उनका कॉन्फिडेंस नहीं लोगे, तो वो कैसे काम करेंगे सामने? अब इस इंजीनियरिंग फॉल्ट जो है ओवरऑल की कैसे हुई, कहाँ हुई, की सारी डिटेल है मेरे पास। लेकिन अब सोशल मीडिया में बताने का क्या फायदा? ना इनको हम बता सकते, जो टीम बैठी, क्योंकि इनको समझ ही नहीं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो ऑलरेडी तैयार कर ली होगी, कुछ स्क्रिप्ट राइटर आ जाते हैं इनके पास, वो लिखे 500 सफ़े की रिपोर्ट बना के दे देंगे। ना तो पार्लियामेंट मेंबर के पास पढ़ने का टाइम है इतनी बड़ी रिपोर्ट ये, लेकिन प्रोफेशनल्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, पब्लिक को कर देंगे सर। सर एज ए प्रोफेशनल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप प्रोफेशनल हैं, आपको, आप शायद सोशल मीडिया पे ना बताना चाहें, लेकिन एग्जैक्ट आपको तो शायद एक इंट्यूशन होगा कि ये गलती रही है, इसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम हुई है। देखिए यही तो मैं काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि हमारा अंदाज़ा लगाना गलत है। हाँ हर चीज़ रिकॉर्ड है जहाज़ में, पता लग जाए पायलट की गलती है तो सामने आ जाएगी तुम्हारे को, उसमें छुपाई चीज़ रह नहीं सकती। ये जो ब्लैक बॉक्स जिसको कहते हैं, जो कॉकपिट में कैमरे लगे होते हैं, माइक्रोफोन लगे होते हैं, 3-3 6-6 माइक्रोफोन, वो एक तुम्हारा सांस भी रिकॉर्ड हो जाता है उसके अंदर। उससे पता लगे लास्ट इसके शब्द क्या निकले, जैसे लोग कह रहे हैं उसने मेडे कहा, पावर लॉस कहा, वो सब आ जाएगा उसके अंदर। हाँ हम ये देखेंगे उसने क्या कहा, क्यों कहा, वाकई पावर लॉस था, इंजन 1 में हुआ या इंजन 2 में हुआ, कि दोनों इकट्ठे फेल हो गए, और ये ओवरऑल की पीछे ओवरऑल कहाँ हुए थे, किस कंट्री में, अपनी कंट्री, किस इंजीनियर ने करवाए थे, कौन रिस्पॉन्सिबल, जो डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग है और ये जो चेयरमैन है, ये ऑपरेशन, इन तीनों को एफआईआर होनी चाहिए इनके के, तभी ये सीधे होंगे। अदरवाइज ये तो टाटा का पैसा बहुत, बिलियन करोड़ों रुपया टाटा ट्रस्ट के पास। मैंने चेयरमैन टाटा ट्रस्ट को भी चिट्ठी लिखी। ये सब जब से हमारे
एविएशन के पिता जे.डी. टाटा गुजर गए हैं, ये स्टैंडर्ड कम हो गया इसका, हमें टाइम दीजिए मिलने, हम बात करना चाहते। उन्होंने मेरी लेटर जो चंद्रशेखर जी को भेजी थी। अब चंद्रशेखर जी तो करोड़ों, इनकी अरबों रुपए तनख्वाह जी, टाइम है इनके पास। इनकी इंक्वायरी करिए भी क्या कर रहे हैं। जब से ये प्राइवेटाइज हुई है, चंद्रशेखर जी मेरे को बता दें, क्या उन्होंने 1 मिनट के लिए किसी एम्प्लॉय को बुला के बात पूछी? एम्प्लॉय से मिले हैं? जो चीफ ऑपरेटिंग अफसर है उनके, एक कपल बुजुर्ग आदमी मियाँ बीवी आ रहे थे न्यूयॉर्क से बॉम्बे, एक व्हील चेयर थी, उन्होंने कहा 2 नहीं, आप चलते जाओ इनके साथ। वो बेचारे चलते, इमिग्रेशन जाके आदमी मर गया उसका। एक मैंने इनको फ़ोन करा, चीफ ऑपरेटिंग, टाइम नहीं दिया। उन्होंने एक और आदमी भेज दिया गोरा मेरे से बात करने के लिए। वो काफ़ी बातें करता था, थोड़ी देर में कहता है, कैप्टन अब 30 मिलियन 300 करोड़ हम व्हील चेयर के लिए खर्च कर सकते। मैं क्या, मैं तेरे को 500 करोड़ देने को, आर यू रेडी टू, मरने को तैयार हो? जब मैं कृपान निकाली, मैं कभी मारता हूँ तेरे को। अरे कौन मरना चाहता? तुम एक व्हील चेयर के लिए आदमी मर गया, शर्म की बात नहीं है? इतनी बड़ी एयरलाइन जिसका दुनिया में नाम है एयर इंडिया का। एयर इंडिया आज की नहीं बनी हुई, ये सदियों से। आप किसी पैसेंजर बाहर से पूछ लो, अरे हम तो जाएंगे, एयर इंडिया से जाएंगे, हमारी अपनी मुल्क की। अरे उनके विश्वास को तुम विश्वासघात कर रहे हो। आप खाना, इतनी कंप्लेंटें, ब्लेड निकल रहे हैं खाने में, सीटें देखो ऐसे जैसे ईंटों के ऊपर बैठे हो। ये क्या कर रहे हैं जो बैठे अफसर ऊपर बैठे? इनको पता नहीं है? सब पता है इनको, लेकिन ये अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं। अब रोज की कमरे, अब पीछे इतनी फ्लाइटें कैंसिल हो गई इनकी, क्यों हुई? ये जो पायलट है उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। अब पायलट से मिलो, बात करो, गलती करिए तो बताओ उसको, भी आगे से ये नहीं करना तुम्हें। एक इंसिडेंट बता दो, एक पायलट ज्यादा चंडीगढ़ से ले जा रहा था, उसे एक एयरफोर्स की लेडी पायलट थी, एयरफोर्स की, वो यूनिफॉर्म में थी, उसका आईडी कार्ड लगा हुआ था, वो पायलट उसको जानता भी था। टेका के बाद वो कहती, मैं हेलीकॉप्टर चलाती हूँ, तुम ऊंचा उड़ाओगे 30,000 पे, मैं ले की ट्रेन देख रहा था, पहाड़ वगैरह। उसने कॉकपिट में बुला लिया। एयरोस्टेट ने कहा जी, पायलट ने एक पैसेंजर को कॉकपिट में बुलाया। कानून है कि कॉकपिट में आप किसी को नहीं बुला सकते। करेक्ट। इन्होंने डीजीसी ने पता नहीं क्या इंक्वायरी करी, मेरे को नहीं समझ, उन्होंने उस पायलट का 1 साल के लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। अब मेरे को बताओ, एयरफोर्स ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, जिसका आईडी कार्ड लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, अब पायलट जिसको तुमने 200 पैसेंजरों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, अगर उसने एक एयरफोर्स के पायलट को अंदर बुला लिया, उसको बुलाओ भी तुमने, ये क्यों करा? आगे से मत करना। लेकिन 1 साल के लिए उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। ये करप्शन नहीं तो क्या? अगर वो थोड़े उनके हाथ, वो क्या कहते हैं, पाम ग्रीज द पाम, तो शायद उसको कोई छोड़ देता उसको जी तो ऐसे ऐसे मैसिव करप्शन इन डीजीसी है सर। अब ये चीजें जो है इंक्वायरी में कैसे पब्लिक को कहाँ तक बताओगे तुम? आप जैसे इस फील्ड में रह चुके हैं, आपको 0 से 100 सब इन्फॉर्मेशन है, आपको लूप होल्स भी पता है, आपको ये भी पता है कि कहाँ सेफ्टी कंसर्न हमें लेने चाहिए। अगर हम आपसे पूछते हैं कि ठीक है, अभी इन फ्यूचर आप, अभी जो हो गया सो हो गया, ऐसे क्या सेफ्टी कंसर्न्स हैं कि जो फ्लाइट में होने चाहिए या सिस्टम में होने चाहिए, बेसिक जो आपको लगता है कि ये तो अभी ज़रूरत है कि ये तो होने ही होने चाहिए? देखिए, हमारे एविएशन में सिस्टम बहुत अच्छे हैं, सारे प्रोसीजर ले डाउन किए थे, अगर आप फॉलो करो सबको तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये सब छोड़ देते हैं। अब मैं बताता एक किस्सा था, एक जहाज आ रहा था दुबई से कालीकट, वेदर कालीकट का खराब था, बारिश हो रही थी, लोग रनवे पे भी पानी था। वो पायलट ने 2 दफ़ा लैंड करने नहीं कर सका, तीसरी दफ़ा आया, आधे रनवे के बाद आगे खाई में गिर दिया, 20 आदमी मर गए और 100 जख्मी हो गए। उसके बाद वो एरिया बंद कर दिया गया मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, और जब सब जा खाली बॉडी चली गई, रात को 2 आदमी जहाज में डेबरीज के अंदर घुलटे कॉकपिट में, आयरन रॉड और टार्चर लेके वो ढूंढ रहे हैं अंदर। तो मेरे को किसी बंदे का फोन आया, कहता है हमारी फैमिली गर्क हो गई। मैं क्यों हो गया, मर गए कोई? कहता मरा कोई नहीं, कहता उनका 20 किलो सोना आ रहा था, वो खा गए। सोना वो टॉयलेट में छिपाते हैं और वो सोना ढूंढ रहे थे। मैंने सेक्रेटरी को फोन करा, मैं कहा ये सीबीआई को इंक्वायरी, वो 2 आदमी क्यों घुसे, वो पता करो कौन थे, उनका मतलब क्या था। आप मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरे से ऐसे बात मत करो। मैं आप मेरे को लिखे, मैं कह देखो आप पब्लिक आदमी हो, मैं ओनर हूँ, मैंने वोट करी है सरकार, मेरे को जो मेरे से बात है मीटिंग आप लिख के दे दो मेरे को। मैं क्यों लिखूँ यार, मेरे पास टाइम है। इनके बहुत शक्ति दे रखी है इनको, ना कुछ चाहिए, कोई कुछ भी कर सकते हैं। मेरे को कोई दोस्तों का फोन आया,
अरे तेरे पीछे लग जाएंगे सारे, तो मरवा दे, मैं कहा मरवा दे, जब नहीं, मरना तो मरने, क्या फर्क पड़ता है, मरने भी हमें खुशी है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम मिसलीड करेंगे सबको, और हम सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेंगे। सिस्टम बहुत, जब कंपनी जहाज बनाती है वो सब इमरजेंसी टेस्ट करती है, एक इंजन 2 इंजन फेल करती है, प्रेशर रेशियो फेल कर, उसके बाद वो जहाज है, और फिर पायलट को इंस्ट्रक्शन होती है, अगर ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना, सब लिस्ट बना के देती है। और ट्रेनिंग इतनी अच्छी होती है, मैं एयर इंडिया की ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, इन्होंने उसको भी बर्बाद कर दी जब से नई एयर इंडिया आई है। हमारा ट्रेनिंग सेंटर था हैदराबाद में, जहाँ सब बेस के पायलट आते थे, आपस में मिलते थे, फ्लाइंग शेयर करते, एक्सपीरियंस शेयर, वो भी बंद कर दिया उन्होंने। अब ये बताओ, ये कौन इनको समझाएगा? लेकिन ये जो इम्पोर्टेड अफसर लेके आए एयर इंडिया में, वो पता है उनकी तो इस क्रैश के बाद उनकी सैलरियां बढ़ गई अफसरों की, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर 47% रेज, पता ही कितने करोड़ उसकी सैलरी और बढ़ाती है। और चंद्रशेखर जी भी लेंगे, क्योंकि क्रैश हुआ देर भी। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अच्छी बात नहीं मेरे कहने की, लेकिन हम विश नहीं करते कि आगे से चीज़ हो। बढ़ा लो इनकी तनख्वाह जितनी बढ़ानी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा इंसिडेंट आगे से नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत दुखद है। सारी इन भारतवासियों को इस चीज़ का दुख है, दुनिया में लोगों का शोक है कि इतने आदमी मर गए। हर मुल्क में इस चीज़ का दुख है कि हिंदुस्तान में ये क्रैश हुआ है। अब वो तो इन्वेस्टिगेशन के हाथ में है, जैसे ये करेंगे, इन वो जो पावरफुल लॉबीज हैं बोइंग एंड एयर इंडिया, वो जैसे इंक्वायरी करवाएंगे, वो भी हमारे पास एविडेंस है, लेकिन हम सिर्फ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन में देंगे, इनको नहीं देंगे, ना इनको समझाएंगे, क्योंकि अब जिनके पास टाइम ही नहीं हमारे को सुनने के लिए, 3 मेल नहीं बुलाते, तो हम इनको क्यों समझाएं? इनके पास और एडवाइजर है, वो इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग कर देंगे, जैसे रिपोर्ट लिखनी है लिख देंगे, 500 600 800 सौ जितने की को लिखने को तैयार है लोग, यहाँ पे बड़े अच्छे राइटर हैं। लेकिन हर चीज़ का एक डायरेक्टर था सेफ्टी का, वो यूनाइटेड है, वो कहता है सब इंसिडेंट जैसे कितना सीरियस हो या आसान हो बचाए जा सकते हैं, लेकिन पायलट की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे हैंडल करता है। पायलट जितने भी हैं वो बेसिकली बड़े ऑनेस्ट है, हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्क। वो फ्यूल सेव करना चाहते हैं, लैंडिंग अच्छी करना चाहते हैं, फ्लाइंग रूट कट शेयर करना ताकि एयरलाइन को फायदा हो। फिर भी उनके साथ ये विंडिक्टिव पॉलिसी यूज करते हैं, ये जो एचआरडी डिपार्टमेंट उनके अगेंस्ट है, हाँ, उनका कॉन्फिडेंस भी लूज कर रहे हैं। 90% पायलट जो एयर इंडिया में आज वो खुश नहीं है। मेरे काफ़ी ट्रेंड पायलट है जो एयर इंडिया में भी फ्लाइंग कर रहे हैं, जिनको मैंने इंडियन एयर में ट्रेन करा था। कोई भी खुश होकर नहीं कर रहा काम, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको तनख्वाह चाहिए, मकान लोन पे ले रखा है, बच्चों की ट्रेनिंग चाहिए। आज कितनी एक्सपेंसिव आइटम है। अगर मैं चाहता कल इंडिगो में नए जहाज आ गए 787, ये यहाँ के पायलट छोड़ के वहाँ चल जाए, काफ़ी पायलट बैठे हुए हैं दीवार पे जंप करने के लिए। क्यों जा रहे थे? इतनी अच्छी एयरलाइन, दुनिया में रिनाउंड एयरलाइन एयर इंडिया, जिसमें नाम है भारत का, अरे इसको कौन छोड़ना चाहता था? हमने गोल्डन पीरियड देखा है इस एयरलाइन में, इंडियन एयरलाइन में। बड़े बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट भी, पहले हमारे सीएमडी थे मिस्टर पीसी सेन, क्या चेंजेस ले आए इंडियन एयरलाइन में, सब लोग बड़े खुश थे, उनके आने से बड़े खुश थे, और जब वो चले गए तो लोग दुखी भी थे। उसके बाद जितने भी आए उन्होंने लूट शुरू कर दिए। आपको नहीं पता, एक पायलट एयर इंडिया से डेपुटेशन में जाता है मिनिस्ट्री में, ये डेपुटेशन में लेते हैं इंस्पेक्टर बना के, उसने 3 साल में 3 करोड़ एक्स्ट्रा सैलरी खा गया, डबल सैलरी लेके, डीजी से भी लेता रहा, गवर्नमेंट से भी और एयर इंडिया से भी। जब मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेन करी तो मेरे को कहते हैं उसने 85 लाख वापस कर दिए। मैं कहा बाकी का, कहते उसका हमें नहीं पता। क्या ये एयरलाइन कह सकती है हमको बाकी का नहीं पता? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, मैंने सीबीसी में कंप्लेंट करी, मैंने सीएजी, वो सब चुप बैठे हैं। कोई जिस आदमी 3 करोड़ खाया है वो 1 करोड़ तो इनके लिए रख लेगा ना। वो इंक्वायरी नहीं खोल ले, कर ही नहीं। कि एक अफसर को कहते मिलने गया मैं, कहते वो बिजी है मीटिंग में, अभी नहीं मिल सकते। मैं दरवाज़ा खोल के देखा, चाय पी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अब किसको शिकायत करोगे? कुछ सुनने वाला है इसमें? लेकिन ठीक है, हमारे में भी सहन शक्ति है, ठीक है, लेकिन हम ये इशू, सेफ्टी के इशू उठाते रहेंगे जब तक जान है। हम ये सेफ्टी इशू हमारी भोली भाली जनता को अब ज़रूर बताएंगे कि ये क्या हो रहा है। अब ये तो जनता के ऊपर है, या हमारे प्रधानमंत्री इशू, चीफ जस्टिस अभी तक चुप बैठे हैं।
चीफ जस्टिस सुप्रीम को वो सुमोटो एक्शन ले सकते हैं। करेक्ट। कोई कंप्लेंट ना भी करे तो एक्शन ले सकते हैं, वो भी अभी तक उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी के लिए नहीं कहा। एक पैसेंजर था जो शायद बचे हैं, तो वो 11A सीट पर थे, तो क्या सीट पर बैठना भी डिसाइड करता है कि आप कितने सेफ हो फ्लाइट में? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, हर जहाज में जो मेन डोर होते हैं वो भी खुल जाते हैं जी। उससे 2 इमरजेंसी एग्जिट भी होते हैं, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, वो सेंटर में जहाज में होता है। उस सेंटर में जब पैसेंजर आते हैं, पहले तो जो कमर्शियल उनका काम होता है कि वो एग्जिट के पास एबल आदमी बैठा जाए जो कि अच्छा सेहतमंद हो, लेडी नहीं होनी चाहिए, बच्चा नहीं उस सीट के पास होना उस दरवाजे, क्योंकि उसने मदद करनी है बाकियों को बाहर निकालने के लिए। उस विंडो के ऊपर एकदम लिखा होता है लाल शाही में, इमरजेंसी में हैंडल को नीचे खींचिए और विंडो अपने आप बाहर गिर जाएगी और वो बाहर निकल के आगे बेचारा। हर जहाज में कोई ज्यादा उससे सेंटर में एक लेफ्ट पे एक राइट पे विंडो होती है, उसके इमरजेंसी एग्जिट कहते हैं। उसका लाल हैंडल लगा होता है, वो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ये इमरजेंसी हैंडल को नीचे खींचो और विंडो अपने आप बाहर गिर जाएगी और सब बाहर निकल जाए। इसमें ट्रेनिंग और क्या की जरूरत है आपको? वो उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने जल्दी से निकल गया और जहाज को आग लगी, बाकी को बचा नहीं सका, बेचारा आप खुद बच गया, बड़ी अच्छी भगवान की कृपा उसके ऊपर बच गया। सर अब एक ना वन वर्ड आंसर करेंगे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वन वर्ड में हम उनका आंसर करेंगे। सर रैपिड फायर है, पायलट की गलती या मशीन का फॉल्ट? देखो इसके बारे में इस कुछ नहीं कहा जाए सर, जबकि ब्लैक बॉक्स जिसको कहते हैं या वॉइस रिकॉर्डर पूरी नहीं आ जाए, उसके बाद जब पायलट की गलती हो या मशीन की गलती हो या कंपनी की गलती, वो सब पता लग जाए। अभी कहना अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, अभी जनरल हम इंडिया की बात करते हैं कि जो भी रिपोर्ट अगर ब्लैक बॉक्स की आती है तो क्या वो कंप्लीट ट्रूथ होगा या एक फिल्टर्ड फैक्ट होगा? देखो एक दफ़ा आपने चिट्ठी लिख दी, वो चेंज तो नहीं होती। ये ब्लैक बॉक्स में जो रिकॉर्डिंग एक फाइल होता है, मेटल फाइल जाती है, उसके ऊपर सुई चलती है, उसके वायर चलती है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये जो इंक्वायरी कर रहे हैं हमारे अपने क्या नाम ऑपरेशन घूंघट वाले, ये नहीं दिखाएंगे किसी को भी। यही तो हम कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी कराओ, उसमें सब चीज़ दिखानी पड़ेगी पब्लिक को। आप आए, आप जो बिल्कुल पायलट नहीं हो, आप आम आदमी हो, आप जब मेरे को दिखाओ क्या है, कैसे ये क्या मतलब है, ये क्या बोला पायलट ने, क्या बात करी मेरे को, तो वो सब स्क्रिप्ट आपको देनी पड़ेगी कोर्ट में। लेकिन इनको इनके सामने कौन पेश होगा? डीजीसीए ने सर रियल एक्शन लिया या सिर्फ ड्रामा किया? क्या चीज़? डीजीसीए ने रियल एक्शन लिया या फिर सिर्फ ड्रामा किया? देखो कोई भी एक्शन जो है ना, ये सब डिपेंड करता है मसल पावर के ऊपर, एयर इंडिया और बोइंग कितनी पावरफुल है। उनको देख के ना इनकी हिम्मत रही कि उनके अगेंस्ट कुछ बोल जाए। जो इन्होंने पहले फाइन भी करे हैं, उन्होंने पैसे दिए क्या, उसके बाद इन्होंने कुछ उनको इम्प्रूवमेंट के लिए देखा है कि नहीं? मैंने आपको फाइन करा जी, आपने ये गलत जहाज उड़ाया, फाइन कर दिया, उसके बाद मेरे को देखना चाहिए आगे से तो तुम नहीं करे, एयरलाइन ऑर्डर से तो नहीं वही क्राइम करवा रही। अब वो जहाज जो पायलट ने रिफ्यूज करा सेंट्रल बेंगलोर, वो जहाज फिर भी उड़ रहा है उस रूट पे, फाइन कर दिया, इसका मतलब कि वो 5 जहाज जो लिए है वो अनसेफ है उस रूट पे, लेकिन ये कर रहे हैं उसके। सर क्रैश अनअवॉइडेबल था या फिर इसको रोका जा सकता था? इसी फिर वही बात, ये सारी चीज, हर क्रैश जो है अवॉइड भी हो सकता है, नहीं भी अवॉइड हो सकता, लेकिन वो पता लगेगा आप तो जब ब्लैक बॉक्स खोलेंगे, उससे पता असली रीजन क्या था। अब ये इंजन कैसे फेल हो गए, ये पीछे ओवरऑल कहाँ हुए थे, उसका देखना पड़ेगा। उन्होंने क्या इसमें पार्ट क्या चेंज करे, उन्होंने इंजन के पार्ट असली लगाए नकली लगा दिए, ये तो ब्लैक बॉक्स के बाद पता लग गया और हमारे पास एविडेंस है। लेकिन हम ये जो ऑपरेशन घूंघट है, इनमें नहीं हम दिखाएंगे जो चुन्नी के नीचे क्या है, चोली के पीछे क्या है, ये तो हम तब बताएंगे जब जुडिशियल कमेटी बैठेगी। सर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शायद सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, ये रियल बात है, क्योंकि या तो कोई डरता है या कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बहुत अच्छा मुझे लगा सर कि आप इस बात में बोल रहे हैं, आप फैक्ट्स हैं आपके पास रियल प्रूफ्स हैं। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि सर की सिर्फ एक ही बात है कि एक्चुअल में आप इंक्वायरी तो प्रॉपर रखो, जुडिशियल इंक्वायरी रखो, जहाँ सच सामने आए,
ये नहीं निकालना कि गलती किसकी है, अभी कोई ये अंदाज़ा लगाना ही नहीं है। जब तक प्रॉपर सच सामने नहीं आता हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं? वो तो शायद और भी बड़ा एक क्राइम होगा कि हमने बिना प्रूफ, बिना किसी भी सबूत के हमने किसी को ब्लेम कर दिया कि ये इसकी गलती हो सकती है। सर ने बहुत सही बात कही कि एक्चुअली में जो लोग एक्सपीरियंस है, सर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ नाम सर ने लिए, वो बहुत एक्सपीरियंस है, जो शायद एक न्यूट्रल इंक्वायरी कर सकते हैं कि किसी के पक्ष में नहीं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है। ये गवर्नमेंट जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, और जनता ही राजा है। तो क्या जनता के हाथ में ये हक नहीं है कि जहां इतने सारे लोग मर गए उसके ऊपर एक प्रॉपर इंक्वायरी बैठाई जा सके? सर थैंक यू सो मच, थैंक आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं कोई गलत बोल गया सर, तो आप मैं बहुत- माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारा तो लक्ष्य यही है कि ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हों, और जो फैमिलियाँ बर्बाद हुई हैं भगवान उनको हौसला दे, और कुछ नहीं कह सकते हैं। सर ये माफ़ी शायद हमें मांगनी चाहिए और शायद जनता को भी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जनता- शायद हमने कभी सर सही टाइम पे गवर्नमेंट से या जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं या अथॉरिटी में उनसे सवाल नहीं उठाए। मैं फिर कह रहा हूँ हमारी जनता बड़ी भोली है, सहन शक्ति बड़ी है इनमें, क्योंकि ये भगवान पे बिलीव करते हैं, भगवान ने करवा दिया जैसा कर लेकिन ये वो भगवान नहीं करवाता, ये गलती नीचे नौकरशाही बंदे ये करवाते हैं। ये इनके पावर बड़ी है इनके पास, जो मर्जी लिखते हैं, किसी की हिम्मत नहीं। मेरी हिम्मत है सेक्रेटरी को कहती क्यों नहीं मिल रही अभी मेरे को, लेकिन एक सेक्रेटरी ने मेरी इतनी इज्जत करी, जिसको उसका पीए कहता है इसे 5 मिनट है, अब लिख लो क्या बात करनी है, उनके पास टाइम नहीं है। मैं 45 मिनट उनके पास था, और एक एक भाइयों ने मेरा कार्ड अभी ये मेरे को बोला कि मैं तेरे को पूरा टाइम दूंगा, पार्लियामेंट की वजह से मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं जी कोई बात नहीं। वो उठ के अपनी सीट से मेरे लिए उन दरवाज़ा खोला, और ये जो नए सेक्रेटरी साहब वो कहते टाइम ही नहीं, क्यों मिलना चाहते हो, क्या बात है तुमको, हम इंक्वायरी करेंगे देख लेंगे, आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। हमें दुख है इस चीज़ का, हमें खुशी नहीं। मैंने बहुत अच्छा गोल्डन टाइम देखा है एविएशन में, बहुत अच्छी एयरलाइन थी, हमारी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी, हमारे एम्प्लॉयज़ बड़े काम हैप्पी थे, खुश थे, काम करते हुए खुशी से काम। हमें बता जब कुवैत वार हुई, हमने रिफ्यूजी लाए अमान से, दुबई से, 11 घंटे जहाज उड़ाए बगैर खाना खाए, बगैर ड्यूटी टाइम के। जब सुनामी आई हम जहाज उड़ाए, कलकत्ता माल लेके जाते थे। जब लंका के ईपी के हम फौज, हमने उस वक्त अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रखा, देश का। देश में आपत्ति आई है तो हमें काम करना चाहिए देश के लिए, हमारे में है सहन शक्ति है, लेकिन कितने हम नहीं चाहते कि आप मेरे को कोई रिवार्ड दो इस चीज़ का। जैसे को नाइट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बना दिया चंद्रशेखर जी को, इनको भारत रत्न दे दिया गया इंग्लैंड की तरफ से। 53 आदमी मरे इंग्लैंड के। लाल बहादुर शास्त्री जी, माधवराव सिंधिया जी, दोनों ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम हाथ जोड़े, महोदय जी आप क्यों जा रहे, क्यों छोड़ रहे, आप जैसे आ रहे। कहता नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। क्या वो खुद जहाज चला रहे थे, या लाल बहादुर शास्त्री इंजन ड्राइव कर रहे थे जो उन्होंने क्रैश कर दिए, लेकिन करेक्टर था ना। करेक्ट। इससे हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं इनके बाद। तो ये भगवान कृपा करे हमारे लोगों के ऊपर, बहुत भोली भाली जनता है, बहुत इनका विश्वास बड़ा भगवान के ऊपर, आप ट्रस्ट करते हैं, इनकी हिम्मत नहीं कि क्वेश्चन कर दे किसी ना, ये करने देंगे। कुछ आदमी हैं देश में जो फाइटर हैं, लड़ते हैं, देखो उनका बुश देखो क्या कर देते हैं ये लोग। करेक्ट सर। इसलिए कोई आगे आना नहीं चाहता। नहीं सर, आना तो पड़ेगा, किसी एक को नहीं, सबको मिलके आना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आज किसी और के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। कल तो ये हमें सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई किसी के खिलाफ विद्रोह कर देना, कुछ भी कर देना, सिर्फ सवाल पूछने, चंद सवाल, और जिसका हमें हक है, क्योंकि वो सरकार हमने बनाई है, वो सिस्टम हमने बनाया है, तो एटलीस्ट सवाल तो हम पूछ सकते हैं अपने सिस्टम से। तो प्लीज़ अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि शायद ये उन लोगों तक पहुंच जाए कि जो सच में सिस्टम में बैठे हैं और जिनको लगे कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है। वो जो घूंघट लगा, सर ने बहुत सही बोला कि वो जो घूंघट डाल के बैठे हैं और इंक्वायरी कर रहे हैं कि सब इंक्वायरी सही चल रही, वो अपना घूंघट उठा के देखें कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो प्लीज़ एंड थैंक यू सो मच।